हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट नंबर 4 सर्विसेज एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्विस सेक्टर क्या होता है। तो सर्विस सेक्टर को ना हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। ये रेफर किया जाता है वो पार्ट इकोनॉमी का जो इंगेज है प्रोडक्शन में और इंटेंजिबल सर्विसेज बनाने में रेदर देन फिजिकल गुड्स। तो ये सर्विसेज ना यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है बिना कोई ओनरशिप बनाए। ठीक है, बिना किसी प्रोडक्ट को कोई किसी भी टाइप की ओनरशिप देते हुए ये सर्विसेज लोगों को यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। तो इंडिया में ना जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, इसकी जो एक्सपेंशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, इनकम्स हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें। अब ये जो सर्विसेज है ना, इनमें क्या क्या आता है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सपोर्ट और फैसिलिटेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब रोल क्या है सर्विस सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जो सर्विस सेक्टर है ना वो लार्जेस्ट शेयर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, जिससे हाई वैल्यू एडिशन जनरेट होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किस पे रिलाई करता है, स्किल्स, नॉलेज और टेक्नोलॉजी पे रेदर देन फिजिकल रिसोर्सेज। जैसे आईटी सेक्टर आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज इनकम जनरेट करती है अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज से बिना कोई भी हैवी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के। सेकेंड, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, डिफरेंट स्किल लेवल्स के अकॉर्डिंग लोगों को काम मिल पाते हैं। हाई स्किल वाला आईटी प्रोफेशनल्स फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हैं, मीडियम स्किल वाले रिटेल वर्कर्स में जा सकते हैं, हॉस्पिटलिटी स्टाफ में जा सकते हैं, लो स्किल वाले डिलीवरी वर्क कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों को काम मिलते हैं। थर्ड, ये कि ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को। सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, ये इनेबल करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ट्रेड की बाय मूविंग गुड्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंस और रिस्क को रिड्यूस करके। जैसे एक बिजनेस जो है ना वो डिपेंड करता है बैंक्स पे लोन के लिए और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए, ताकि वो गुड्स को डिलीवर करें। तो ये प्रॉपर ट्रेड एंड कॉमर्स में फैसिलिटेट करते हैं। फोर्थ, ये लिंक बनाता है किसके बीच, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स के बीच में। ठीक है, इसका ना कनेक्टिंग लिंक है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में। जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग सर्विसेज यूज़ करता है। इंडस्ट्री किस पे डिपेंड होती है, हमारे फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन पे। और कंज्यूमर्स किस पे डिपेंड होते हैं, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज पे। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। फिफ्थ है कि ये एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है सर्विसेज जैसे आईटी एंड सॉफ्टवेयर, बीपीओ वगैरह, टूरिज्म, इन सब का। और ये अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे जैसे सर्विसेज की ग्रोथ हो रही है उससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, सिटीज़ की बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ठीक है, हमें इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ये सब। अब क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं सर्विस सेक्टर के इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी एक्सपेंशन से ना बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की मदद से आ रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड चेंज होने की मदद से आ रहे हैं। तो वो सारे ट्रेंड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो रैपिड ग्रोथ एंड राइजिंग शेयर हो चुका है इसका जीडीपी के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका सर्विस सेक्टर का जीडीपी में। ठीक है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है इसके अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इसके अंदर हाई वैल्यू सर्विसेज ये आते हैं। राइट, हमने यही पढ़ा था अभी। फिर आता है एक्सपेंशन करता है ये मॉडर्न एंड नॉलेज बेस्ड सर्विसेज का भी। ठीक है, ट्रेडिशनल सर्विसेज की बजाय ये हमें मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्विसेज देता है, जैसे आईटी हो गए, सॉफ्टवेयर, फिनटेक, ई कॉमर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इससे क्या हो रहा है, नॉलेज, इनोवेशन और स्किल्स बढ़ रही हैं हमारे देश में। थर्ड है कि इंक्रीजिंग रोल है इसका ग्लोबल ट्रेड में, मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सेम हमने अभी पढ़ा था कि आईटी सर्विसेज, बीपीओ, कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। इंडियन कंपनीज जो है ना वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बाहर की कंट्रीज़ को। ग्रोथ हो रही है डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की भी। डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हो गई हैं, एआई आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, एक्सपेंशन हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, ये सब। फिफ्थ है हमारे पास राइजिंग अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विस सेक्टर जो है ना वो मेनली अर्बन एरियाज़ के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाता है और डेवलपमेंट होता है सर्विस हब्स का भी। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास इंक्रीज़ है एम्प्लॉयमेंट में बट स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के साथ, ठीक है। जैसे ग्रोथ हो रही है आईटी, रिटेल, टूरिज़्म के अंदर, हाउएवर बहुत सारी जो जॉब्स हैं ना अभी भी इनफॉर्मल भी हैं और लो पेइंग भी हैं, जैसे डिलीवरी सर्विसेज हो गया, राइड शेयरिंग वगैरह वाले होगी ऐसे। सेवन्थ, राइज हो रहा है सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स में, ठीक है। ग्रोथ हो रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे फिनटेक हो गया, एडटेक हो गया, हेल्थ टेक हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सेवन्थ ये एट्थ है इंक्रीज़ करता है कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट रेवेन्यू में भी। जो सर्विस सेक्टर है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि टैक्सेस जैसे जीएसटी भी लगता है हमारी सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन का भी ग्रोथ होता है, ये सारी चीज़ें। अब टैक्स अलग अलग जगह से क्या करती है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इससे उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, ठीक है। नाइन्थ है कि ग्रेटर इंटीग्रेशन हो गया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक हो चुका है ये, जिससे हम क्रॉस बॉर्डर सर्विस भी देते हैं लोगों को और ग्लोबल आउटसोर्सिंग भी करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन क्या है सर्विस सेक्टर का जीडीपी में इंडिया में, ठीक है। तो जो सर्विस सेक्टर है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बहुत बार हमने पढ़ लिया है जी, ठीक है। और इसकी मदद से बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब है कि कितना शेयर जो है सर्विस सेक्टर दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने के विद इन अ कंट्री में, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उस सेक्टर की और क्या रोल है इनकम जनरेशन एंड ग्रोथ का, ठीक है। अब पहले के टाइम में क्या था कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा शेयर था, बट ओवर द टाइम सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा और आज ये 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्या रीज़न है इसके बढ़ने का? क्योंकि फास्टर ग्रोथ हो गई है इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न सर्विसेज आई हैं और डिमांड भी बढ़ी है सर्विसेज के लिए, जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ठीक है। ये ना लार्ज पोर्शन जो है वो जनरेट करते हैं नेशनल इनकम का। अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई कंट्रीब्यूशन के? जैसे ग्रोथ है आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बन चुका है आईटी सर्विसेज का, ठीक है। और हाई एक्सपोर्ट डिमांड से ना हमारे जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ चुकी है। एक्सपेंशन हो रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज का भी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों की वजह से भी हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग इनकम लेवल्स भी, जितना भी इंक्रीज़ हो रहा है इनकम का लेवल, ठीक है, हायर डिमांड हो रही है सर्विसेज के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, तो हर चीज़ में हमारा जो इकोनॉमी है वो बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग भी हुआ है, फॉरेन कंपनीज़ को हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज देते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स आए हैं, प्रमोशन हुआ है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का भी। अब नेचर क्या है इस जीडीपी कंट्रीब्यूशन का? एक तो ये हाई वैल्यू एडिशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेस डिपेंडेंस है नेचुरल फैक्टर्स पे, ठीक है। ये किसी भी मॉनसून क्लाइमेट कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करते एग्रीकल्चर की तरह। कैपिटल लाइट बट स्किल इंटेंसिव है, इसमें हमें कैपिटल तो कम चाहिए बट इसमें हमें स्किल्स एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। लिमिटेशंस क्या है हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन की? कि जॉबलेस ग्रोथ भी हो रही है, कि जीडीपी तो बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कहीं ना कहीं कम हो रही है, इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में। सेकेंड है रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। जो ग्रोथ है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ तक ही लिमिटेड रह गई है, रूरल एरियाज़ में इतना नहीं हो पा रहा और इसके अंदर स्किल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेबर वर्क इसमें नहीं होता, ठीक है। सर्विस सेक्टर एंड जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो भी पढ़ा सर्विस सेक्टर और जीडीपी कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वही सारी चीज़ें हैं, मैंने इसके अंदर ले लिया है क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी चीज़ मिस कर दूँ, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ रिपीट हो गई तो मैं दोबारा से नहीं बताऊँगी, आप सिंपली उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जीडीपी ग्रोथ किसे कहते हैं, सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं। अब कैसे सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करती है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना। हमने पढ़ा है ना कि एक तो हाई ग्रोथ रेट हो चुका है सर्विस सेक्टर का, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया अलग अलग सेक्टर में। हाई वैल्यू एडिशन एंड प्रोडक्टिविटी पे ये फोकस करता है, ज़्यादा स्किल्स एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। स्टेबिलिटी आ गई है ग्रोथ में, ठीक है, डिपेंडेंस नहीं है इनकी नेचुरल फैक्टर्स में, जस्ट अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था। एक्सपेंशन हुआ है डिमांड का फॉर सर्विसेज, लोग जो हैं वो ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन बढ़ा है सर्विस एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, ठीक है जी। फिर सपोर्ट किया जा रहा है अदर सेक्टर्स को भी, जो रोल है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का ये भी बड़ा है। लिमिटेशंस क्या है वही हमने पढ़ी है सेम, जॉबलेस ग्रोथ, स्किल गैप, रीजनल।
सेम है, कुछ भी नहीं है, ये रिपीटेड है मैं मानती हूँ, बट ठीक है, अगर ये आपको सिलेबस में दिया था तो मैंने कवर कर लिया, आप एक बार ही रीड करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो सर्विस सेक्टर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज है एम्प्लॉयमेंट का, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ये हमें क्या दे रहे हैं, वाइड रेंज दे रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, अलग अलग स्किल लेवल्स के अकॉर्डिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। अब क्या नेचर है एम्प्लॉयमेंट का सर्विस सेक्टर में, कि एम्प्लॉयमेंट हो रही है डिफरेंट स्किल्स लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोगों के पास अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है एकदम ही डाइवर्स हो चुकी है, लोग अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करके अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। देखो वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ रिपीटेड हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने दोबारा से लिखा है, ठीक है। शिफ्ट हो गया है लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, ठीक है, अब लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में नहीं जाते हैं, वो लोग सर्विस सेक्टर्स में आते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ हुआ अर्बन एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा किस में हुई है, अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि सिटीज़ हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आईटी, बैंकिंग, टूरिज़्म, इन सब चीज़ों में हमारी जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है। इमर्जेंस हुआ है न्यू एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स का, कि हम लोग आजकल डिजिटल एंड गिग इकोनॉमी के थ्रू भी अर्न कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांस वर्क होता है ना, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। राइड शेयरिंग ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी वर्कर्स, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स, ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है सर्विस एक्सपेंशन के चलते। सेम चीज़ है, एक्सपेंशन हुआ है सेक्टर्स आईटी वगैरह का, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही ना। टूरिज़्म वगैरह में बढ़ा है तो क्या होगा, जॉब्स, होटल्स वगैरह, ट्रैवल एजेंसीज़ में काम बढ़ेंगे, ये सब। वुमेन एम्प्लॉयमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड हुआ है, ठीक है, वुमेंस को रिलेटिवली सेफ़र और फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी वुमेंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी है सर्विस सेक्टर्स में, जैसे कोई कई कई जॉब्स होते हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, फिक्स्ड इनकम नहीं होती, ठीक है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्मॉल शॉप एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इनफॉर्मल के अंदर, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हाई ग्रोथ तो हो रही है सर्विस सेक्टर की, बट इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, क्योंकि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट्थ है, प्रॉब्लम हो रही है जॉबलेस ग्रोथ के अंदर, ठीक है। सर्विस सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, बट ये क्या है, मोस्टली स्किल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, और लोगों के पास मेनली उस हिसाब से स्किल्स नहीं है जैसी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। स्किल गैप एंड एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, लोगों की स्किल्स और जैसा लोगों को काम चाहिए, इनमें भी बहुत बड़ा क्या है, एक गैप है, ठीक है। जैसे ग्रेजुएट्स जो हैं कुछ कुछ, अभी भी उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है जो आईटी एंड कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर नीडेड होती हैं, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस भी एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में खासी काम मिलते हैं एंड रूरल एरियाज़ में नहीं मिलते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन इंडिया की बात करें तो अब ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू में सर्विस सेक्टर कैसे हेल्प करता है, ये सारा आपका इंट्रोडक्शन है, सेम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आप क्या समझते हैं, जो हम इनकम अर्न करते हैं बाय अ कंट्री बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है, जो भी हम फॉरेन कंट्रीज़ को सर्विसेज देते हैं उससे हमें जो पैसा आता है उसे हम सर्विस एक्सपोर्ट रेवेन्यू कहते हैं। कैसे, ये इंक्लूड करता है पेमेंट जो हमें रिसीव होती है किन कामों के लिए, आईटी सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, टूरिज़्म हो गया, प्रोफेशनल कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, ये सब। अब सर्विस एक्सपोर्ट रेवेन्यू के मेन कंपोनेंट्स क्या है, कहाँ कहाँ से इन्हें पैसा मिलता है। एक तो आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज से इन्हें पैसा मिलता है, ये बाहर की कंपनीज़ को आईटी सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। बिजनेस बीपीओ एंड आईटी इनेबल सर्विसेज भी दी जाती है, कस्टमर सपोर्ट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग का काम हो गया, बैक ऑफिस ऑपरेशंस हो गया, ठीक है। कॉल सेंटर्स, जैसे इंटरनेशनल कंपनीज़ के कॉल सेंटर्स होते हैं, लोग वहाँ पे भी बहुत काम करते हैं, आपने देखा होगा गुड़गांव वगैरह में बहुत सारे हैं ये, ठीक है। फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे बैंकिंग, अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ें भी बाहर के देशों को दी जाती है। टूरिज़्म एंड ट्रैवल सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं, जो फॉरेन के टूरिस्ट इंडिया आते हैं उन्हें भी हेल्प करता है, जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड, ट्रैवल करने में, इन सारी चीज़ों में भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो डायरेक्ट इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का और सपोर्ट करता है लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, मेडिकल टूरिज़्म भी दिया जाता है, ठीक है। ये
आपकी सारी चीज़ें रिपीटेड हैं और मुझे नहीं लगता कुछ इसमें समझाने वाला है, इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए, बाकी पीडीएफ तो आपके पास है ही। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है सर्विस एक्सपोर्ट रेवेन्यू का। ये एक तो ये हमारा मेजर सोर्स बन गया है किसका, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का। बाहर हम सर्विसेज देंगे तो बाहर से हमारे इंडिया में ही पैसा आएगा ना, इससे हमारे फाइनेंस के इम्पोर्ट में हेल्प हो सकता है। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को ये स्ट्रेंथन कर सकता है। इम्प्रूवमेंट होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर भी। ठीक है, जो हमारी हाई आईटी एक्सपोर्ट अर्निंग है ना, वो हमारे ओवरऑल करंट अकाउंट के डेफिसिट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, इन्हांस करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी। अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ में सर्विस एक्सपोर्ट्स के, एक तो अवेलेबिलिटी अगर हमारे पास है अच्छी स्किल्ड ह्यूमन फोर्सेस की, तो हम बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। दूसरा कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, जो लोअर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या आते हैं कि ओवर डिपेंडेंस हो गया आईटी सेक्टर पे, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कभी कभी आ जाते हैं, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाता है, स्किल अपग्रेडेशन का दिक्कत रहती है, डाटा सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी इश्यूज भी रहते हैं। अब सर्विस सेक्टर के ग्रोथ में क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं कि एक तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, समझ गए हो, ये पॉइंट मैं आपको 4 से 5 बार रिपीट कर चुकी, जॉबलेस ग्रोथ क्या है। ठीक है, स्किल पॉलिनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल स्किल गैप है, जैसा लोगों के पास स्किल्स है वैसा इंडस्ट्रीज़ को नहीं चाहिए, जैसा इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वैसा लोगों के पास नहीं है। तो ये सारा आप रीड करेंगे आराम से। ठीक है, थर्ड हमारे पास है इनफॉर्मलाइजेशन हो गया एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, सिर्फ जो लार्ज शेयर है सर्विस एम्प्लॉयमेंट का वो क्या रह गया, इनफॉर्मल और इनसिक्योर रह गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि स्मॉल सर्विस एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। ठीक है, जो गिग या प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। ठीक है, और इनके अंदर कोई भी सोशल सिक्योरिटी या बेनिफिट नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। रीजनल कंसंट्रेशन रहा है, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनमें अच्छा खासा काम होता है बट रूरल एरियाज़ में नहीं होता। ठीक है, क्यों होता है, क्या इम्पैक्ट है, रीड करेंगे, बहुत ईजी है, बता चुकी हूँ, वरना दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ओवर डिपेंडेंस हो गया लिमिटेड हाई एंड सेक्टर्स पे, आईटी सेक्टर पे ही पूरा प्रेशर आ गया है। वीक लिंकेज आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, फिज़िकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि हम अपने सर्विस के एक्सपेंशन को और ज़्यादा बढ़ा पाए। क्यों, हमारे पास, क्योंकि कभी कभी क्या है, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, अनइवन इंटरनेट पेनिट्रेशन भी है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस भी रहता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से बहुत हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है और कॉम्पिटिटिवनेस भी रिड्यूस होती है। एक्सटर्नल डिपेंडेंस बढ़ चुका है। ठीक है, फॉरेन मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गई हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इनइक्वालिटी भी आई है ना, देखो सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, और इसका प्रॉपर कंक्लूजन क्या है वो भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ और ये सब रिपीटेड चीज़ें थी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया क्या है, ये ना एक मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था, ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर पाए कंट्री को किसमें, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में। तो ये जो प्रोग्राम है ना, फोकस करता है कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करे और दोनों डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करे और इन्हांस करे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को ग्लोबल मार्केट के अंदर। ठीक है, इस इनिशिएटिव की नीड हमें इसलिए थी क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो डिपेंडेंस था इम्पोर्ट्स पे वो भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के पास भी ना इतना पोटेंशियल है कि वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर कर सकता है। तो मेक इन इंडिया का यही एम था कि वो इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन करे और इकोनॉमी को शिफ्ट करे टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ में। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स थे मेक इन इंडिया का, कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है ना जीडीपी में वो बढ़ाए। ठीक है, इस इनिशिएटिव का यही था कि एटलीस्ट 25% के हिसाब से वो अपना जो शेयर है ना जीडीपी में वो बढ़ा पाए। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ज़्यादातर किससे डोमिनेटेड है, सर्विस सेक्टर से, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है ना वो उससे थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े। ठीक है,
उसके बाद जनरेट करे वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट को भी, ठीक है। इनका की ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा पाएँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव लोग भी हैं, भी काम कर सकते हैं रेदर देन मॉडर्न सर्विस सेक्टर्स के, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक लॉजिक भी आप पढ़ेंगे एंड एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, क्योंकि करंट रेलेवेंस के अकॉर्डिंग में है, ठीक है। क्योंकि आपकी सारी गाइडलाइंस वगैरह में यही है कि आपको करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी आप रीड करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या है कि अट्रैक्ट करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी। ये जो इनिशिएटिव है ना वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फॉरेन कंपनीज़ को कि वो इन्वेस्ट करे और मैन्युफैक्चर करे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। ये एफडीआई जो है ना सिर्फ वो कैपिटल लाता है बट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी लाता है, ठीक है। अब इसके इकोनॉमिक लॉजिक है, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये प्रमोट करते थे एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट के डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे। मेक इन इंडिया का यही फोकस था कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट स्ट्रेंथन हो पाएँ, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया है ना वो इम्पोर्ट करता है एक लार्ज वॉल्यूम मैन्युफैक्चर गुड्स का, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, ठीक है। तो मेक इन इंडिया वाले जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ये क्या करता था, आगे आगे करता था कि भाई हमारे जो हम अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हमें बाहर से ना ख़रीदना पड़े। फिफ्थ है कि ये इनकरेज करता है इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को भी, क्योंकि इस इनिशिएटिव का मकसद यही था कि हम प्रमोट करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी और स्किल इन्हांसमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और कंटिन्यूस इनोवेशन भी चाहिए थी। इससे क्या था, एक तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती थी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती थी। अब क्या फीचर्स और स्ट्रैटेजीज़ रही हैं मेक इन इंडिया की, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन की प्रायोरिटी सेक्टर्स की, ठीक है। इस इनिशिएटिव ने ना फोकस किया 25 की सेक्टर्स पे, जैसे उनमें से कुछ कुछ आती हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेक्सटाइल्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब। तो इन्होंने स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट किया ताकि ये एक क्या कर सके, फोकस डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ा कि ये एफिशिएंट एलोकेशन कर पाए रिसोर्सेज का और फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई। सेकेंड, ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया था प्रोसीडर्स को और रेगुलेटरी के बर्डन्स को भी कम कर दिया था, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस होते तो इन्वेस्टमेंट लोग कम करते, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसीज। एफडीआई की जो लिमिट्स थी ना उन्हें इंक्रीज़ कर दिया गया था सेवरल सेक्टर्स में। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ना इनकरेज करते थे ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो वो भी क्या हो, बूस्ट हो। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता था कि एक तो इनफ्लो होता था कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और ग्लोबल एक्सपर्टीज़ का भी। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये हेल्प करता था, हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, स्मार्ट सिटीज़, लॉजिस्टिक नेटवर्क, ये सब बनाने में बहुत हेल्प करता था। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे भी वर्क करता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे गए थे ताकि हम वर्कफोर्स की क्वालिटी को क्या कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ और कोई भी मिसमैच ना रहे इंडस्ट्री एंड वर्कफोर्स की स्किल्स के बीच में। प्रमोशन करें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, ठीक है, लोग स्टार्टअप करें अपना, ये सारी चीज़ें। अब इसके क्या अचीवमेंट्स एंड इम्पैक्ट रहे हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया की वजह से हमारा एफडीआई के जो इनफ्लो है ना वो बढ़े हैं, ठीक है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्सपैंड हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हुई है किसके अंदर, ग्लोबल पोजीशन में भी ग्रोथ हुई है, एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। और अब चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या रहे हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशेंसीज भी रही है कि कहीं कहीं पे पुअर ट्रांसपोर्ट देखने को मिला, लॉजिस्टिक्स हो गया, पुअर सप्लाई भी है किसी किसी रीजन के अंदर। स्किल शॉर्टेजेस भी देखने को मिले, रेडी इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स हर जगह पे नहीं थी, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो पाई। रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज भी होते थे, ठीक है। कुछ कुछ जो प्रोसीडर्स होते थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, जिससे जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत था, ठीक है जी, और स्लो ग्रोथ भी हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग के शेयर में। ओके, आप इसका कंक्लूजन पढ़ सकते हो यहाँ पे, ये कंप्लीट और एग्ज़ाम में प्रॉपर आपसे मेक इन इंडिया का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आप लिखोगे। ओके, अब हम चलते हैं
आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो 2020 में लॉन्च किया गया था सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए और रेजिलेंस को प्रमोट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, इसका ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो ये नहीं था कि हम आइसोलेशन कर लें ग्लोबल इकोनॉमी से, बट इनका फोकस था कि हम जो हमारा डिपेंडेंस है इम्पोर्ट्स पे वो थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, और अपने जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, इन्हें भी हम क्या करें, स्ट्रेंथन करें। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आत्मनिर्भर भारत के, इसका भी मेक इन इंडिया की तरह ही है। मोस्टली पॉइंट्स इसके रिपीटेड आपको मिल सकते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आत्मनिर्भर भारत के, कि एक तो हम इम्पोर्ट की डिपेंडेंस को कम कर दें, खुद से चीज़ें बनाएं। ठीक है, प्रमोट करें क्या, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाली चीज़ों को, स्ट्रेंथन करें अपने लोकल सप्लाई चेन्स को। ठीक है, और क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें, इन्हांस करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी। सेम चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। आई होप आपको ये रीड करने के बाद समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी आता प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको दोबारा से बता दूँगी। ठीक है, फिर पिलर्स क्या हैं आत्मनिर्भर भारत के। सबसे पहले तो इकोनॉमी, इनका फोकस रहता है कि हम क्वांटम ग्रोथ करें रेदर देन इंक्रीमेंटल ग्रोथ। ठीक है, मतलब हम एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाएं जिससे हमारा जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन बना रहे। ठीक है, ये है इनका मेन मकसद। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका मेन पिलर ये भी है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं अपने इंडिया के अंदर। सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस भी लाएं। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ और गवर्नेंस में। ठीक है, क्योंकि हमारे डिजिटल सिस्टम से क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और ईजी हो जाता है करने में। फोर्थ है डेमोग्राफी, यूटिलाइज़ करना इंडिया के लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन को अच्छे से, क्योंकि यही लोग क्या है, की ड्राइवर है हमारे ग्रोथ एंड इनोवेशन के। फिफ्थ है डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, जो भी चीज़ें हम इंडिया के अंदर बना रहे हैं उन्हें प्रमोट करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें ही अपने ही देश में बनाएं, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। अब मेजर्स एंड रिफॉर्म्स क्या रहे हैं इसके, कि एक तो ये सपोर्ट करते हैं एमएसएमईज़ को, एमएसएमईज़ हमने पढ़ा है ना, वही चीज़। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी इसके अंदर आती है कि प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से इंसेंटिव्स दी जाते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी इसके अंदर आते हैं ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट भी आता है, गवर्नमेंट के रोल को कम किया जाए नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, प्रमोशन हो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का भी। अब इसका क्या इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट रहे हैं, कि एक तो हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है, हमारे एमएसएमई की ग्रोथ हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, सप्लाई चेन रेजिलेंस इम्प्रूव हुआ है, स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस क्या रहे हैं इसके, कि थोड़ा रिस्क है इसमें प्रोटेक्शनिज्म का। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ही इस पर फोकस करें अपने सेल्फ रिलायंस का, तो हो सकता है कि हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स बहुत हैं, स्किल डेफिशिएंसी है लोगों में, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बहुत है, इजीली लोन्स नहीं मिलते, इम्प्लीमेंटेशन भी चैलेंजेस रहता है कि अच्छे से हम कैसे एग्जीक्यूट करें इसे। ठीक है जी, फिर हम आते हैं डिजिटल इंडिया मिशन पे। तो डिजिटल इंडिया ना क्या है, ये बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्म करने में अपने इंटायर इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बाय इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नेंस, सर्विस सेक्टर एंड डिलीवरी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मेन इनका यही काम है कि हम अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएं, हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी लाएं। ठीक है, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से हट के हम डिजिटली ड्राइवन हो जाएं। अब इसका क्या स्कोप है, कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा गवर्नमेंट सर्विसेज का डिजिटल मोड में, एक्सपेंशन होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रमोशन होगा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, और इंटीग्रेशन होगा सिटीजन्स का इनटू अ डिजिटल इकोसिस्टम में। ठीक है, ये जो मिशन है ना, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है 3 मेजर एरियाज़ को। गवर्नमेंट को करता है थ्रू ई गवर्नेंस के, इकोनॉमी को करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड ई कॉमर्स के ज़रिए, और सोसाइटी में क्या लाता है, डिजिटल एक्सेस एंड लिटरेसी रहता है। क्या है डिजिटल इंडिया का, सबसे पहले तो यूनिवर्सल डिजिटल कनेक्टिविटी लाई जाए। डिजिटल इंडिया का यही एम है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें एकदम रिलायबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए। ठीक है, रूरल एंड रिमोट एरियाज़ के अंदर भी, क्योंकि कनेक्टिविटी ही फाउंडेशन है डिजिटल सिस्टम का। बिना इंटरनेट एक्सेस के सिटीजन्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा ऑनलाइन सर्विसेज
सर्विसेज का, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, एक तो एक्सपेंशन होगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स का, ठीक है, इंप्रूवमेंट होगा मोबाइल नेटवर्क कवरेज का, डेवलपमेंट होगी रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगी डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है, अर्बन रूरल डिवाइड कम होगा और एक्सेस भी मिलेगा अपॉर्चुनिटीज़ में। सेकंड, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस आएगी, ठीक है। इसका जो मिशन है वो फोकस करते हैं कि कन्वर्ट करना गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को डिजिटल फॉर्मेट्स में, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम में जैसे पेपर वर्क होता है, फिजिकल विजिट्स होते हैं, डिलेज होते हैं, तो डिजिटल सिस्टम में ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएँ, ठीक है जी। की फीचर्स इसके यही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल सिस्टम्स हो, डिजिटल स्टोरेज हो पाए रिकॉर्ड्स का, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंटीग्रेशन बना रहे। तो डिजिटलाइजेशन से क्या होगा, तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, जिससे करप्शन वगैरह कम हो जाएगी और स्पीड की डिलीवरी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, सॉरी सर्विस डिलीवरी की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आता है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। डिजिटल इंडिया क्या करता है, एम्फेसाइज करता है कि वो अपने सिटीजन्स को कैपेबल बनाए कि वो डिजिटल टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ कर पाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही सफिशिएंट नहीं होता, सिटीजन्स के पास स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डिजिटल डिवाइसेस के पास एक्सेस आ जाता है, अवेयरनेस होता है, ये सब अगर हायर डिजिटल लिटरेसी होगी ना तो बेटर प्रोडक्टिविटी होगी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। फिर डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी आता है, डिजिटल इंडिया प्रमोट करता है ग्रोथ किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के चलते। इससे क्या होगा, फिजिकल प्रेजेंस जो है हमारी कम हो जाएगी और ये एकदम फास्टर और चीपर ट्रांजेक्शन्स को देने में फोकस करेगा, ठीक है। इसमें क्या कंपोनेंट्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है इंक्लूसिव एक्सेस टू सर्विसेज। इनका मिशन है कि ये डिजिटल बेनिफिट्स दे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, ठीक है। कोई भी सेक्टर है, कोई भी एरिया है, वो ये चीज़ों से मतलब अधूरा ना रह जाए, वो अच्छा खासा अवेयर हो इन सब चीज़ों से। एक तो इनइक्वालिटी भी कम होगी और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी इससे, ओके जी। अब पिलर्स क्या हैं डिजिटल इंडिया के, सबसे पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी। ये जो पिलर है ना, फोकस करता है कि वो प्रोवाइड करे बेसिक डिजिटल फैसिलिटीज़ हर एक सिटीज़न को, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, मोबाइल कनेक्टिविटी हो गया, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, सिक्योर डिजिटल स्टोरेज हो गया, ये सब। इससे क्या होगा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बैकबोन की तरह काम करेगा सारी डिजिटल एक्टिविटीज़ में, और ये इनेबल करेगा एक्सेस इसमें सर्विसेज एंड सपोर्ट करेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को। दूसरा, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड भी हो गई। ये पिलर इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो सारी ऑनलाइन हो और ईजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है जी। थर्ड है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स का करना चाहता है, ताकि जो सिटीजन्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इकोसिस्टम के अंदर, डिजिटल लिटरेसी बढ़े, ये सब चीज़ें। अब कौन सी मेजर कंपोनेंट्स हैं और इनिशिएटिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंशन होता है ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विसेज का, ठीक है। डेवलपमेंट करना इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री में, एक तो ये कनेक्ट करेगा रूरल एंड रिमोट एरियाज़ को भी और इनेबल करेगा एक्सेस डिजिटल सर्विसेज में। सेकंड, प्रमोशन करना डिजिटल पेमेंट्स की थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ताकि हर कोई ये चीज़ सीख पाए और फास्टर और सिक्योर ट्रांजेक्शन्स हो पाए। थर्ड है ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स का डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, ताकि क्या हो, डिजिटल एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल हो, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाए वेलफेयर स्कीम्स की भी। फोर्थ है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग सिटीजन्स को क्या दिया जाए, सिटीजन्स को ना ट्रेन किया जाए ताकि वो डिजिटल टूल्स का क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यूजेबिलिटी है वो बढ़ेगी और लोग इन सारी चीज़ों से अडेप्ट भी कर लेंगे। फिफ्थ है प्रमोशन करना इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स का भी, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करता है ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़े। डेटा मैनेजमेंट एंड क्लाउड सिस्टम भी होता है, यूज़ करना डिजिटल स्टोरेज एंड डेटा सिस्टम का, और इससे क्या होगा, एक तो एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग होगी और सर्विस डिलीवरी भी इंप्रूव होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सपेंशन होगा इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी का, हमने पढ़ा है अभी, सेम चीज़ें हैं रिपीटेड, आप इसे रीड कर सकते हैं एंड चैलेंजेस भी आप इसके रीड करेंगे, ओके। अब हम चलते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड ना रेफ़र किया जाता है जिस एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का बिटवीन एक कंट्री
एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ये इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट, इसमें सेल हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का अदर कंट्रीज़ को, और इम्पोर्ट क्या होता है जब हम दूसरी कंट्रीज से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि वो अच्छे खासे गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर पाएँ बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक बाउंड्रीज़। ठीक है, अब क्या रोल होता है फॉरेन ट्रेड का। सबसे पहले तो ये एक्सपेंशन करता है मार्केट साइज़ का। फॉरेन ट्रेड ना अलाउ करता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कि वो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे उनकी टोटल डिमांड बढ़ती है, और इससे क्या होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जैसे इंडिया की आईटी सर्विसेज हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच गए हैं, और ये जो फर्म्स है ना अपने बियॉन्ड डोमेस्टिक डिमांड के बियॉन्ड जाके ग्रो हो रही हैं। सेकेंड हमारे पास आता है कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें होती हैं। ठीक है, जो कंट्री स्पेशलाइज होती हैं प्रोड्यूस करने में गुड्स, जिनके पास अच्छा खासा कॉस्ट और स्किल एडवांटेज होता है। ठीक है, और वो इंपोर्ट करती हैं गुड्स कहाँ से, जो लेस एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, इंडिया क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और मेडिसिन, और इंपोर्ट क्या करते हैं क्रूड ऑयल, एडवांस मशीनरी, ये सब। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और हमारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होती है। थर्ड, ये हमारा सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का भी। ठीक है, एक्सपोर्ट से क्या होता है फॉरेन करेंसी हम जनरेट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है इंपोर्ट्स के टाइम पे करने के लिए। ठीक है, और इंडिया जो है वो बहुत अच्छा खासा अर्न करता है फॉरेन एक्सचेंज से, थ्रू आईटी सर्विसेज हो गया, रेमिटेंसेज हो गया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो गया, इनसे। फोर्थ है कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हेल्प करता है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करने में। एग्जाम्पल आप इसका रीड कर सकते हैं। फिफ्थ, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। फॉरेन ट्रेड जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में। लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स होते हैं जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी वगैरह, ये क्या करते हैं जॉब्स जनरेट करते हैं लार्ज वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, और सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट क्या करता है, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है आईटी एंड फाइनेंस में। इंटीग्रेशन होता है ग्लोबल इकोनॉमी एंड कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। फॉरेन ट्रेड कनेक्ट करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ, जिससे कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। अब वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें इंडिया का करंट सिनेरियो, तो सबसे पहले इसमें क्या है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। जो वैल्यू है ना फॉरेन ट्रेड की, वो क्या है, वो टोटल रुपी या डॉलर वैल्यू है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट की इन अ ईयर। ठीक है, और इंडिया के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है ड्यू टू इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स के चलते। तो इंडिया जो है ना वो क्या है, एक टोटल मर्चेंडाइज है ट्रेड वैल्यू का, जो क्रॉस कर देता है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली, और शो करता है अपना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ग्लोबल ट्रेड के अंदर। जैसे इंडिया ने एक्सपोर्ट की अपनी आईटी सर्विसेज, फिर फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इम्पोर्ट किया उन्होंने क्या सब, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड वगैरह। तो ये कंबाइंड जो वैल्यू होता है ना फ्लोज का, ये क्या डिफाइन करता है, फॉरेन ट्रेड वैल्यू को डिफाइन करता है। सेकेंड इंडिकेटर है ये इंडिया के ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन का। हायर ट्रेड वैल्यू शो करती है कितना इंडिया कनेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, कितनी सर्विसेज दी जा रही हैं वो सब। इसका करंट एग्जांपल क्या है वो भी आप रीड कर सकते हैं। थर्ड क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है इम्पैक्ट ग्लोबल प्राइसेस पे भी। जो फॉरेन ट्रेड वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस के चलते, और रिसेंट ईयर्स में जो इंडिया का इम्पोर्ट वैल्यू है ना वो इंक्रीज़ हुआ है किसके ज़रिए, हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस के बढ़ने से जो इंपोर्ट वैल्यू इंडिया का वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, ये शो करता है ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस सिचुएशन को भी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना ये हेल्प करता है ये पता करने में कि जो इंडिया है क्या वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है या वो ट्रेड सरप्लस फेस कर रहा है। ठीक है, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो इंडिया है ना वो जनरली ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है गुड्स के अंदर, क्योंकि वो हाई इंपोर्ट करता है ऑयल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, गोल्ड को। ठीक है, बट इसका सरप्लस है सर्विसेज के अंदर भी ड्यू टू आईटी एक्सपोर्ट्स के चलते। फिफ्थ, मेजर्स ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, जो इंक्रीज़ हो रहा है ट्रेड वैल्यू के अंदर ओवर दी ईयर, ये क्या कर रहा है, एक्सपेंशन शो कर रहा है इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर में। ठीक है, लिबरलाइजेशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सारी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट के कॉम्पिटिटिवनेस को भी। ठीक है, हायर एक्सपोर्ट वैल्यू शो कर दिया कि जो इंडिया गुड सर्विसेज है वो कॉम्पिटिटिव है ग्लोबली भी। इम्पैक्ट करता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी, और शो करता है इफेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी, जोन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है जी, फिर आता है हमारे पास इंडिकेट करता है ये इकोनॉमिक
ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी, ठीक है। जो ट्रेड वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल आउटपुट और सर्विस सेक्टर है ये भी एक्सपेंड हो रहा है, और ये रिपील कर रहा है डिपेंडेंसी इम्पोर्ट्स पे भी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए 10, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी 6-7 पॉइंट्स लर्न हो जाते हैं, याद रहते हैं तो आप लिख के आएंगे। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना, वो रेफ़र किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री को, मतलब किस टाइप के जो गुड एंड सर्विसेज हैं उन्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है। ये हमें शो करता है कॉमोडिटी वाइज भी और सेक्टर वाइज भी। तो इंडिया के केस में ना जो कंपोजिशन है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है एक शिफ्ट हुआ है प्राइमरी गुड्स डोमिनेंस से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज डोमिनेंस में रिसेंट ईयर में। मतलब हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर से किसकी तरफ बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ा है, ठीक है जी। अब कंपोजिशन क्या है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का, इंडिया क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करता है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड, मेजर शेयर। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है ना, उनका मेजर पार्ट है इंडिया के एक्सपोर्ट में। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, केमिकल्स, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है फार्मास्यूटिकल्स और मोबाइल फ़ोन्स का, ठीक है जी। सेकेंड है आता है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करता है, ठीक है। जो इंडिया है वो क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करता है, बट ये एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी, जैसे डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, ये सारी चीज़ें। थर्ड आता है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स को भी ये एक्सपोर्ट करता है, जैसे राइस, स्पाइसेस, टी, मेराइन प्रोडक्ट्स, ये सब। सर्विस एक्सपोर्ट्स तो ये करता ही करता है, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, आईटी, सॉफ्टवेयर सर्विस, बीपीओ, ये सब चीज़ें। जेम्स एंड ज्वेलरी का भी मेजर एक्सपोर्टर है ये। कट एंड पॉलिश डायमंड्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, ये सब। अब इंपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट ये करता है पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल को भी, ठीक है। हेविली डिपेंड है ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मिडल ईस्ट कंट्री जैसे यूएई एंड सऊदी अरेबिया वगैरह से। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मशीनरी भी ये इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हाईटेक और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें। और क्या करता है, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स को भी इंपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे कल्चरल एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है इंडिया में। केमिकल प्रोडक्ट्स को भी करता है, जो चीज़ें हमारी मेनली इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को भी करता है, ठीक है, जौन सी एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया के ट्रेड स्ट्रक्चर में, आप वो रीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने सारा ऊपर पढ़ा है, उसका छोटी सी एक समरी ही है, ठीक है, इसे आप खुद से रीड करेंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना, वो रेफ़र किया जाता है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में। मतलब कि जो कंट्री है, कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं और उनका कितना शेयर है एज अ ट्रेडिंग पार्टनर के चलते। तो ये शो करता है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, और कहाँ वो इंपोर्ट कर रही है, क्या उनके पैटर्न्स हैं, क्या सारी चीज़ें, कौन से जियोपॉलिटिक्स चलते हैं, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, जो इंडिया है वो कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है अपने सामान को। एक तो वो यूएस में करता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। क्या क्या एक्सपोर्ट करता है वहाँ पे, ये आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ ली हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर यूएई में ये एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, वहाँ क्या क्या कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करता है इंडिया हमारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, फूड प्रोडक्ट्स करता है। यूरोपियन यूनियन में क्या क्या वो करता है, एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ये सब। चाइना में लिमिटेड एक्सपोर्ट शेयर है, बट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, आयरन ओर हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, ये सब। यूके में कौन कौन सी आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब देता है, ठीक है जी। और साउथ ईस्ट एशिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, केमिकल, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करता है वो हम पढ़ लेते हैं। चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इक्विपमेंट,
इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये थोड़ा लर्न करने वाला ही है। तो ये मैं आपको काम देती हूँ कि आप ये लर्न करेंगे, ठीक है जी। खुद से रीड करेंगे कि रशिया से क्या क्या लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, यूएई से भी क्रूड ऑयल गोल्ड लेता है, सऊदी अरेबिया से क्या इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गया, यूएस से एयरक्राफ्ट, हाईटेक मशीनरी, स्विट्ज़रलैंड से क्या लेता है, गोल्ड हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गया, ये सब। फिर आप इसकी करंट सिनेरियो भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड सिंस 1991, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है कंट्रोल टू लिबरल ट्रेड रिजाइम में, ठीक है। 1991 से पहले जो इंडिया है ना वो हाईली कंट्रोल और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करता था, जिसमें लाइसेंसिंग आता था, कोटाज आते थे, हाई टैरिफ्स आते थे। बट एलपीजी के बाद जो फॉरेन ट्रेड है ना वो थोड़ा लिबरलाइज हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस आए कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसे रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट्स में उसे हटा दिया गया था, जो टैरिफ रेट्स थे उन्हें कम किया गया था, ट्रेड जो है वो ज़्यादा मार्केट ड्राइवन किए गए थे रेदर देन गवर्नमेंट कंट्रोल। इससे क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ईजी हो गया था, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ा था और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी हम अच्छे से अपना ट्रेड कर पा रहे थे। फिर उसके बाद क्या आया था, रैपिड इंक्रीज़ आया था ट्रेड वॉल्यूम के अंदर। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ना वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था। इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपोर्ट की वैल्यू राइज़ हुई, ठीक है, इंपोर्ट की वैल्यू राइज़ हुई और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर का, ठीक है। इंडिया जो है वो इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है ना उसमें बहुत बड़ा चेंज आया 1991 के बाद, क्योंकि शिफ्ट हो चुका था। मतलब पहले हम कौन सी चीज़ें देते थे, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स वगैरह, अब हम क्या देते हैं, मैन्युफैक्चर गुड एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। ये आप रीड कर सकते हैं। फिर आता है इमर्जेंस ऑफ सर्विसेज एज अ मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट 1991 चेंजेस आए थे कि आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज बहुत अच्छे से एक्सपैंड हुई है, रैपिडली ग्रोथ हुआ है बीपीओ एंड केपीओ इंडस्ट्रीज़ का, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, डिजिटल सर्विसेज भी इंक्रीज़ हुई हैं। जो हमने पढ़ा है सब रिपीटेड है ना, देख रहे हो ना आप, है ना, तो आप लोग कर लोगे यार, बहुत ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या था, स्टेप्स इसमें आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर चेंज हुआ था इंपोर्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी गुड्स की तरफ ये शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। किस में इंक्रीज़ हुआ था, इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी में इंपोर्ट्स बढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स का। क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे थोड़ा जो डिपेंडेंस था वो चल ही रहा था और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक तो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हुआ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हुई। फिर आता है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी एंड डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क। इसमें क्या हुआ था, अडॉप्शन हुआ था ग्लोबल ट्रेड रूल्स का, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को कम किया गया और पार्टिसिपेशन किया गया ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस में। फिर शिफ्ट आया था डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के अंदर, ठीक है। इसमें कौन कौन से चेंजेस आए थे कि यूएसए हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन बन गया था, यूएई की ट्रेड पार्टनर था, चाइना लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स बन गया था और ग्रोथ ऑफ ट्रेड हुई थी किसके साथ, एशियन एंड ईयू कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। फिर आता है राइज़ हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिंकेज का, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। एंट्री हुई थी यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बन चुका था, ठीक है, और एफडीआई भी इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। फिर 9th आप रीड करेंगे कि ग्रोथ हुआ था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, ओके जी। डिटेल चेंजेस क्या आए थे, फिर इंटीग्रेशन हुआ था ग्लोबल वैल्यू चेन जिसके अंदर, ठीक है। सारी रिपीटेड चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, हेडिंग्स ही तो चेंज हुई हैं। फिर ट्रेड डेफिसिट एंड इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हुआ, फिर डिजिटलाइजेशन हुई, ये सारी चीज़ें एक एक बार आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ था, क्योंकि सब रिपीटेड है, मैं बार बार बोलती जाऊँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अपने सेकंड टॉपिक पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी के कंपोनेंट्स, ट्रेंड्स और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो जो हुए हैं यूजुअली एक साल के अंदर। तो ये सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम ट्रांसफ़र, कैपिटल सबको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये हमेशा मेंटेन करता है डबल एंट्री सिस्टम में, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की ना क्रेडिट एंड डेबिट साइड लिखी गई होती है ताकि वो हमेशा बैलेंस रहे, ठीक है। अब
चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोनेंट, स्ट्रेंथ एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी हुए हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड के चलते। ठीक है, ये रिकॉर्ड करते हैं सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो भी हुए हैं, गुड्स, सर्विसेज, इनकम ट्रांसफ़र, कैपिटल, सारी चीज़ों का। ठीक है, ये हमेशा डबल एंट्री सिस्टम ही मेंटेन करता है, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की क्रेडिट एंड डेबिट साइड होती है ताकि वो हमेशा क्या रहे, बैलेंस रहे। और ये एक की इंडिकेटर होता है कंट्री के एक्सटर्नल सेक्टर के स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, अब क्या कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? सबसे पहले तो करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? सारे शॉर्ट टर्म नॉन कैपिटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जिसमें क्या क्या आता है, ट्रेड इन गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, इनकम फ्लोज और ट्रांसफ़र आते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं करंट अकाउंट में ही कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले के अंदर ना हम इंक्लूड करते हैं कि कौन से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हुए हैं फिजिकल गुड्स के। एक्सपोर्ट से क्या होता है, फॉरेन करेंसी आती है हमारी कंट्री के अंदर, और इम्पोर्ट से क्या होता है, आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का। ठीक है, इंडिया की सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है गुड्स के अंदर, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स है ना, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ट्रेड एंड सर्विसेज वाले में क्या आता है, ये ना इंक्लूड करता है इनविजिबल ट्रेड, जैसे आईटी सर्विसेज, टूरिज्म वगैरह। तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग सरप्लस हो चुका है सर्विसेज ट्रेड में, आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के चलते, इससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा आता है, प्राइमरी इनकम। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इनकम जो हम अर्न करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और पेमेंट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को की जाती है। इसमें हमारा इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, सैलरीज ऑफ वर्कर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डी आता है हमारे पास सेकेंडरी इनकम, जो चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है, रेमिटेंसेस, फॉरेन एड हो गया, डोनेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, फिर हमारे पास सेकंड कंपोनेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ना रिकॉर्ड करता है कैपिटल ट्रांसफ़र्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शंस को, मतलब कैपिटल ग्रांट्स जो होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स के, वो इंक्लूड करता है। डेट फॉरगिवनेस हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड माइग्रेंट ट्रांसफ़र्स, ये सारी चीज़ें क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। फिर थर्ड आता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर क्या करता है, रिकॉर्ड की जाती है सारे इन्वेस्टमेंट फ्लोज और जो भी चेंजेस आए हैं ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। इसमें हमारा एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, अब इंडिया की क्या सिचुएशन चल रही है वो भी आप रीड करेंगे। फिर आता है एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है, ये ना एक बैलेंसिंग आइटम होती है जो यूज़ करी जाती है ताकि हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज को करेक्ट कर पाएँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते टाइम। अब कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो परसिस्टेंट मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट हुआ है। जो इंडिया है ना वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गया एक्सपोर्ट वगैरह पे, जिससे प्रेशर आ गया किस पे, करंट अकाउंट पे। फिर आता है सरप्लस इन सर्विसेज ट्रेड। हमारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे पॉजिटिव बैलेंस भी बढ़ रहा है। ग्रोथ हो रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, क्योंकि हम जो आईटी सर्विसेज, बीपीओ वाली सर्विसेज दे रहे हैं, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ रहा है, इससे हमारे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन हो रही है और करेंसी वैल्यू को भी सपोर्ट किया जा रहा है। हाई रेमिटेंस इनफ्लोज भी हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जर रिसिप्टेंट है ग्लोबल रेमिटेंस का। ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करंट अकाउंट और हाउस होल्ड इनकम को। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है हमारा कैपिटल इनफ्लो भी। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एफडीआई और एफपीआई इनफ्लोज को। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ चुकी है हमारे फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, जिससे शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। सेवंथ आता है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया जो है ना वो डीपली इंटीग्रेटेड हो चुका है ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। अब हम चलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD क्या होता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट ना तब होता है जब जो टोटल पेमेंट होती है ना गुड सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र्स के लिए, ये ज़्यादा होती है टोटल रिसिप्ट से।
ठीक है। अब क्या कॉजेज़ होते हैं करंट अकाउंट डेफ़िसिट के इंडिया में, कि एक तो ये इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्रूड ऑयल, इस वजह से करंट अकाउंट डेफ़िसिट हो रहा है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी का बहुत इम्पोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं, स्लो ग्रोथ हो रही है हमारी मर्चेंटाइज़ एक्सपोर्ट में, मतलब इतना तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जितना तो इम्पोर्ट कर चुके हैं। ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रेशर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे, करेंसी हमारी जो है उसकी डिप्रिसिएशन होने लगती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, डिपेंडेंस आ जाता है फॉरेन कैपिटल पे। ठीक है, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी भी आती है हाई। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है जी, इंडिया की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कि जो इंडिया के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेजेबल तो है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं बाहर। ठीक है, हाउएवर ये सेंसिटिव है ग्लोबल ऑयल प्राइजेस और इंपोर्ट डिपेंडेंस पे। ठीक है, क्योंकि हम सर्विसेज तो देखो अच्छी खासी दे रहे हैं लोगों को, बट हम इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एफडीआई इनफ्लो दिखाता है और हाई फॉरेक्स रिजर्व्स दिखाता है, जैसे हम अपने एक्सटर्नल सेक्टर्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन किसे रेफ़र किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को जब हम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है इंटीग्रेशन एक कंट्री की इकोनॉमी का विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इन टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ। ठीक है, तो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसने कब मोमेंटम गेन किया था, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, कि एक तो एक्सपेंशन हुआ था फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, बहुत सारा डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं हम इसे ऊपर वाले पार्ट्स में। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि दोबारा रिपीट करने का कोई भी फ़ायदा होता है, बिना मतलब में वीडियो ही लंबी होगी और आप भी बोर हो जाओगी। सेकंड, ग्रोथ हुई थी किसकी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन भी आया है। फोर्थ, ग्रोथ हुआ हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प हुई है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेशन हुई है, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, कंज्यूमर वेलफेयर एंड चॉइस एक्सपेंशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, चैलेंजेस क्रिएट करे गए हैं बाय ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है इकोनॉमी में, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड टॉपिक्स हैं, दैट्स वाई मैंने आपको इसे नहीं अच्छे से डिटेल में करवाया है। आप इसे आराम से रीड कर सकते हो तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, स्ट्रैटेजीज़ फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत रेफ़र किया जाता है एक विज़न को। ठीक है, जिसमें हम क्या चाह रहे हैं, कि ये एक विज़न है जिसमें हम अपने ट्रांसफॉर्म करें अपने इंडिया को एक फुल्ली डेवलप्ड हाई इनकम इंक्लूसिव ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में बाय 2047 तक। ये फोकस करता है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ में, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में और सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ना अचीव करने के लिए विकसित भारत, ये मल्टी डायमेंशनल है और कवर करती है सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो रही है। तो की स्ट्रैटेजी ही इनकी ये है कि हम एकदम हाई और सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन रखें। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाएं इकोनॉमी में, प्रमोशन करें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का, स्ट्रेंथन करें सर्विस सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएं। सेकेंड है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपेंशन को। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेंथिंग इनिशिएटिव्स और भी हैं, जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम। ठीक है, डेवलपमेंट करना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी, प्रमोशन करना एमएसएमई और स्टार्टअप्स का, रिड्यूस करना इंपोर्ट के डिपेंडेंस वगैरह को, ये सब चीज़ें। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी। ठीक है, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बैकबोन है डेवलपमेंट की। ये क्या करता है, हेल्प करता है एक्सपेंशन करने में, रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स वगैरह में। स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फोकस कर रहा है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में। फोर्थ है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जो स्किल्ड और हेल्दी पॉपुलेशन है ना, वो इसेंशियल है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी एजुकेशन सिस्टम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, फोकस किया जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग या डिजिटल लिटरेसी पे। ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा और इंक्रीज़ होगी एम्प्लॉयबिलिटी भी यूथ की। फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजिटल इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी तो की ड्राइवर है मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ का, इससे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का एक्सपेंशन होगा, एआई, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन भी का प्रमोशन भी होगा, फिनटेक, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज का भी ग्रोथ होगा। ठीक है जी, सिक्स्थ क्या होगा, एग्रीकल्चर
मॉडर्नाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। बेटर इरिगेशन आएगी, प्रमोशन होगा एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, फार्मर की इनकम एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये सब। फाइनेंशियल सेक्टर भी स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, एक्सपेंशन होगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी का, कैपिटल मार्केट स्ट्रेंथन होगी, प्रमोशन होगा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स वगैरह का, ठीक है। ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन भी होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा एक्सपोर्ट मार्केट का, स्ट्रेंथन किया जाएगा ग्लोबल वैल्यू चेन को, ये सारी चीज़ें। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ग्रोथ भी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, रिडक्शन होगा कार्बन एमिशंस में, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस होंगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है जी। फिर आता है 10th हमारा, इंक्लूसिव ग्रोथ करी जाएगी, हर सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डेवलपमेंट की जाएगी, जिससे पॉवर्टी कम हो, सोशल सिक्योरिटी मिले और गवर्नेंस रिफॉर्म एंड एफिशिएंसी भी लाई जाएगी, जिससे रिडक्शन हो हमारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में, डिजिटलाइजेशन हो गवर्नमेंट की सर्विसेज का, है ना। सेम चीज़ें हमने जो ऊपर पढ़ी हैं वही चीज़ें हैं, रीड करोगे हो जाएगा। इनोवेशन एंड रिसर्च इकोसिस्टम में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि इन्वेस्ट करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कोलैबोरेशन लाओ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स में, सपोर्ट करो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और फोकस करो इमर्जिंग ट्रेंड्स में, टेक्नोलॉजीज़ में। तो इसके साथ हमारा इकोनॉमी ऑफ भारत हो चुका है डन यहाँ पे।